एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल से काटकर कमेटी कही जाती है, और इस कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन की गई थी जिससे कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उसके खर्चे कम हो और वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो, ज्यादा अच्छी बन सके। तो इसी के तहत एक रिकमेंडेशन की गई थी जिसमें कि जो MES में कुछ 13,000 से ज्यादा पोस्ट होती हैं, उसमें कुछ 9,300 पोस्ट कम करने की बात कही गई थी, या कुछ पोस्ट कम करने की बात कही गई थी। तो अब इस MES में से 9,300 पोस्ट को खत्म करने का जो मसौदा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस प्रकार की पोस्ट खत्म हो जाएंगी और कुछ 4,000 पोस्ट ही इसमें बाकी रहेंगी। आपको पता है कि MES ऐसा हमारा आर्मी की कोर होती है जो कि इंजीनियरिंग कोर के अंतर्गत आती है, और इसके तहत वर्कशॉप वाले काम होते हैं, और इसमें जो आर्मी की इक्विपमेंट होते हैं या एयरफोर्स के इक्विपमेंट होते हैं या नेवी के इक्विपमेंट होते हैं, उन सब की ओवरहॉलिंग या उसकी रिपेयरिंग का काम किया जाता है। छोटे मोटे काम, इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। तो इस कमेटी में कहा गया था कि इन पर इतना ज्यादा खर्च करने से अच्छा है कि हम ये सारी चीज आउटसोर्स कर दें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत से सामान जो हम विदेशों से खरीदते हैं उसमें उनके ही जो टेक्नीशियन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो जो MES में काम कर रहे हैं वो सिविलियन की तरह काम करते हैं, और उनका आर्मी में कोई उपयोग नहीं हो पाता है। आर्मी में कोई उपयोग इन द सेंस कि उनका जो बॉर्डर पे कोई उपयोग नहीं हो पाता है। आर्मी का यह मानना है कि डुअल पर्पस व्यक्ति उनको चाहिए जो कि बॉर्डर पे भी काम कर सकें और उनको कभी कभी इस प्रकार के सिविलियन वर्क में भी पोस्टिंग की जा सके। यानी कि MES की जो पोस्ट है उसमें पोस्ट तो कम हो जाएंगी, सिविलियन पोस्ट कम होंगी, पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या आर्मी से आए लोग होंगे, हो सकता है उनको MES में कुछ समय के लिए रखा जाए और उनकी पोस्टिंग की जाए। अभी भी आर्मी और सिविलियन दोनों प्रकार के लोग वहां पर काम करते हैं, और वहां के सिविलियन भी आर्मी के ही व्यक्ति कहलाते हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं आर्मी के बराबर मिलती हैं। पर अब इनकी पोस्ट कम कर दी जाएगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर्सनल रखे जा सकेंगे। वहीं बात करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो भारत धीरे धीरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अब जो बात है उसको पुरजोर तरीके से उठाना स्टार्ट कर दिया है, और भारत की एक अग्रेसिव नेचर अब देखने को मिल रहा है POK को लेकर। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या मुजफ्फराबाद की बात करें तो ये सब POK के अंदर हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हैं। तो जो मेट्रोलॉजी विभाग की तरफ से बुलेटिन निकाला जाता था उनमें इन क्षेत्रों का जो मौसम है उसको पहले नहीं बताया जाता था, पर अब इन क्षेत्रों के मौसम को बताने की भी शुरुआत कर दी गई है। और यह तब से हुआ है, इस पर काम करना तब से स्टार्ट किया गया है जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में अगला इलेक्शन जो है सितंबर में होगा, और उसके लिए पूरा खाका खींचा था। इसका भारत ने विरोध किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पे पाकिस्तान ने गैरकानूनी तौर पर अधिकार किया हुआ है, इसलिए वहां पर उनकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जा सकता है। इसलिए भारत ने इस चीज का विरोध किया था, और अब धीरे धीरे भारत अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है, और अब जो रीजनल बुलेटिन आता था, जम्मू कश्मीर का आता था, लद्दाख का आता था, और पहले तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आता था जिसमें लद्दाख भी शामिल था, पर अगस्त से ये दोनों अलग हो गए थे, और अब जाके जो कश्मीर का बुलेटिन आएगा या जो लद्दाख का बुलेटिन आएगा उसमें गिलगित बाल्तिस्तान के क्षेत्र जो कि लद्दाख में आते हैं और कुछ जम्मू कश्मीर में आते हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, वहां के मौसम के बारे में भी बताया जाएगा, और जो मुजफ्फराबाद है जो कि अभी का आजाद कश्मीर कहा जाता है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, उसका भी जो मौसम का हाल है वो चीजें बताई जाएंगी। जो मेट्रोलॉजी विभाग है उसकी जो नॉर्थ वेस्ट जो डिवीजन है उसमें कई प्रकार के सब डिवीजन हैं, और उन सब डिवीजन्स में उसमें जम्मू कश्मीर भी एक सब डिवीजन आता है, और अब इस सब डिवीजन के अंतर्गत ही इस प्रकार की रीजनल बुलेटिन अब रेगुलर तौर पे जारी की जाएंगी। ऐसा जो काम किया गया वो पहली बार 5 मई को किया गया है, अभी परसों किया गया है, और ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। अच्छी पहल के नाम पे भारत ने एक और पहल स्टार्ट की है। चिनाब रिवर का जो पानी है उसमें कुछ 14,000 क्यूसेक पानी को भारत ने डाइवर्ट कर दिया, पाकिस्तान में जाने से रोक दिया है। वहां के मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने यह बताया कि पहले कुछ 32,000 क्यूसेक पानी भारत की तरफ से आता था पाकिस्तान के अंदर, अब वो 18,000 क्यूसेक पानी की
तक ही रह गया है। भारत ने अपने डैम की तरफ इनको मोड़ दिया है, जिससे कि पाकिस्तान में उन क्षेत्रों में जहां पर यह पानी पहुंचता है वहां पर धान की खेती करने में प्रॉब्लम आ सकती है या सूखा भी पड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा मूव इसको कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि यूएस तालिबान टॉक के लिए, पीस टॉक के लिए एक यूएस की तरफ से ऑफिशियल रखा गया था जिसका नाम खालिजाद है, और इसके द्वारा भारत को हमेशा साइडलाइन किया जाता था। जो अफगानिस्तान, तालिबान, यूएस पीस टॉक थी उसमें हमेशा भारत को साइडलाइन किया था, किनारे किया जाता था। पर अब यह भारत की तरफ झुक रहा है और इसका जो झुकाव है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्वीट में इन्होंने बताया था कि एस जयशंकर जी से इनकी बात हुई थी, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात हुई थी और अफगान, तालिबान, यूएस पीस में उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा था। अब जाके इनकी जो विजिट है वो कतर, पाकिस्तान और भारत में होने वाली है। कतर में ये तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिलेंगे और जो पीस टॉक है उसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ निष्कर्ष पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत आएंगे तो भारत के ऑफिशियल से मिलेंगे और पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलेंगे। तो यहां पर क्लियर फंडा यह है कि जब ये पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान इनसे कुछ डिमांड करेगा, उस डिमांड को ये पूरा करने का प्रयास करेंगे या नेगोशिएशन करेंगे। भारत से ये कहेंगे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को समझाए और पीस टॉक पर ज्यादा ध्यान दे, या पीस टॉक के लिए जिन कैदियों को छोड़ना है उन कैदियों को छोड़ने पर विचार करे। भारत जिसको इन्होंने सबसे पहले साइडलाइन किया था, अब जाके भारत का महत्व इनको अफगानिस्तान में पता चल रहा है। भारत यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन लेगा वो अफगानिस्तान के और भारत की जो मित्रता है उसके हित में ही होगा। भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तालिबान का पूरा कब्जा अफगानिस्तान में हो जाए। तो देखना है कि किस प्रकार से ये टॉक आगे बढ़ती है, पर यहां पर भारत की उपयोगिता जरूर देखने को मिल रही है जिसको पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। वही बात करें, पूरा विश्व चाइना के दिए हुए वायरस से परेशान है और उससे जूझ रहा है, पर चाइना अपने अलग अलग जो माइलस्टोन है उसको प्राप्त करने पर जुटा हुआ है। चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B है और उनका यह रॉकेट है जिसके माध्यम से वो अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का प्रयास करेंगे और इसी रॉकेट के माध्यम से उनका यह मानना है कि वो एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर उतारने का भी प्रयास करेंगे। आपको पता है कि जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वो 3 भागों में 3 कार्गो के माध्यम से असेंबल किया जाएगा और यह कुछ 2022 तक ऑपरेशनल होने की संभावना है। और इस जो स्पेस स्टेशन है इसमें उनको अपने एस्ट्रोनॉट भी पहुंचाने हैं। इसके अलावा उनका जो प्रोग्राम है 2022 तक ही वो प्रोग्राम है कि मून तक उनको अपने एस्ट्रोनॉट पहुंचाने हैं। तो इन सारे टारगेट को लेते हुए ये जो रॉकेट था लॉन्च किया गया। इसके साथ अनमैन्ड जो कार्गो मॉड्यूल था उसको भी लॉन्च किया गया और ये देखा गया कि किस प्रकार से यह कार्गो बिहेव करता है या इसको किस प्रकार से ऑर्बिट में बैठाया जाता है और इसी को आगे बढ़ाते हुए वो अपना स्पेस स्टेशन भी ऑर्बिट में लॉन्च कर पाएंगे और उसको असेंबल कर पाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि टियांगोंग 1 जो कि उनका स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल था वो पृथ्वी पर गिर गया था, वो वहां से अपनी कक्षा भटक गया था, पर उनका जो दूसरा मॉड्यूल है वो ऑलरेडी स्पेस में है और आगे उनको और ज्यादा इस पर काम करना है। वहीं उनका जो लक्ष्य है वो मून पर अपने एस्ट्रोनॉट भी भेजना है। तो इस रॉकेट के माध्यम से वो दोनों काम करना चाह रहे हैं जिसकी तरफ वो अब बढ़ चुके हैं, एक कदम उन्होंने बढ़ा लिया है। तो इस प्रकार से चाइना सभी विश्व को परेशान करके, बिजी करके अपना काम करे जा रहा है। पर चाइना ऐसा नहीं है कि इस चाइनीज वायरस का खामियाजा नहीं भुगतेगा। कुछ 1000 से ज्यादा कंपनियां यूएस की जो हैं वो चाइना से बाहर निकलना चाह रही हैं। भारत चाह रहा है कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करे, भारत में वो आए, इसलिए कई रिफॉर्म देखने को हमें मिल रहे हैं। जैसे अभी लैंड एक्विजिशन पूरा किया गया है कि इन जगहों पर जो कंपनियां आएंगी, नई कंपनियां आएंगी, उनको बैठाया जाएगा या ये जगह उनको दी जाएगी। वहीं ये कहा जा रहा है कि लेबर लॉज में भी चेंजेस किए जा सकते हैं और इन अमेरिकन कंपनीज को आकर्षित किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इन कंपनियों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। यह कंपनियां कुछ ऐसे साउथ एशियन देशों की तरफ देख रही है, जैसे कि वियतनाम की तरफ देख रही है और हमने देखा है कि कई कंपनियां वियतनाम की ओर झुक भी रही हैं। तो यहां पर भारत को यह देखना होगा कि इस प्रकार से इन कंपनियों के द्वारा भारत में यदि प्लांट लगाया जाए तो उनको क्या इंसेंटिव मिले या जो लेबर लॉज हैं वो किस प्रकार से थोड़े हल्के बनाए, कंपनियों के जो हित में बनाए। इस कारण से कंपनियां भारत में तभी आ पाएंगी। तो ये देखना है कि इस प्रकार से जो चाइना से निकलने वाली कंपनियां हैं उनको भारत आकर्षित कर पाता है। पर जो 1000 कंपनियां भारत ने
आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिसमें कि मेडिसिन बनाने वाली हैं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली हैं, फूड प्रोसेसिंग वाली हैं। इन तरह की कंपनियों को भारत ने आइडेंटिफाई कर लिया है और 1000 कंपनियों पर भारत की नजर है। उनके हिसाब से पॉलिसी भारत बनाना चाह रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।